क्लॉज मैंने आपको 10 क्लॉज बताए, हालांकि ये सेकंड शेड्यूल में क्लॉज 2-3 ही इंपॉर्टेंट है, उनको ही ज्यादा ध्यान रखना है। बात सीधी ये, जैसे क्लॉज पहला एक इंपॉर्टेंट था, पहला क्लॉज क्या था कल, एक क्लाइंट की सूचना उसकी इजाजत के बगैर दूसरे क्लाइंट से कभी शेयर नहीं करनी, आया था। दूसरा क्लॉज क्या आया था कि अगर रिपोर्ट, पहला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्लॉज आया था कि अगर कोई रिपोर्ट आपने या कोई स्टेटमेंट आपने जिसमें आपका नाम यूज हुआ है, तो वो स्टेटमेंट आपने साइन कर दिया, सर्टिफाई कर दिया बिना एग्जामिनेशन किए, आपने उसको सही ढंग से चेक ही नहीं किया, बिना चेक किए, ना आपने चेक किया ना आपके कोई पार्टनर या एम्प्लॉय ने चेक किया, और बिना एग्जामिनेशन के मतलब आपने सर्टिफिकेट दे दिया। तीसरा क्लॉज में क्या आया था कि अगर आपने कोई अपना फर्म का नाम परमिट किया है, इजाजत दी है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो क्लॉज 3, अगर आपने अपना या अपनी फर्म का नाम यूज करने की इजाजत दी है कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसे स्टेटमेंट में जो किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेकर के, जो भविष्य में कोई अपने फोरकास्ट हो रही है, पूर्वानुमान लगाया हुआ है, उसका आप क्या कर रहे हो, वाउच कर रहे हो या उसकी गारंटी दे रहे हो, एक तरह से आप कह रहे हो कि मेरे अनुसार ऐसा ऐसा होने वाला है भविष्य, तो वो आप नहीं कर सकते। भविष्य को लेकर के कोई चीज जो संदिग्ध है उसके बारे में आप दावा नहीं कर सकते सीएस के तौर पे। चौथा क्लॉज क्या था कि हमको ऐसी ओपिनियन दे रहे हैं, कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, हाँ, जिस फर्म में हमारा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिस कंपनी में हमारा या हमारी फर्म का या हमारे पार्टनर का, उसको लेकर के हमको रिपोर्ट दे रहे। पांचवा क्या आया था, पांचवा आया था कि हमने कोई रिपोर्ट में कोई बात लिखना भूल गए, कोई बात जो लिखनी जरूरी थी लेकिन वो हमने नहीं लिखी। छठवां क्या आया था, कोई हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई महत्वपूर्ण गड़बड़ के बारे में हमें पता था लेकिन वो हमने नहीं लिखा। सातवां क्लॉज क्या आया था कि अगर हमने अपने काम में ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, पूरी सावधानी नहीं बरती, या ग्रॉस नेग्लिजेंट या लापरवाह रहे, हम अपने काम को लेकर के काफी लापरवाह थे। या आठवां क्लॉज क्या आया था कि अगर हमने कोई पर्याप्त इंफॉर्मेशन ली नहीं, सामने वाले के डॉक्यूमेंट चेक करे ही नहीं, उसके बगैर ही, पूरी सूचना लिए बगैर ही हमने रिपोर्ट बना दी कोई। नौवां क्लॉज क्या आया था, अगर हमने कोई कंपनी की सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से जुड़ी हुई कोई प्रोसीजर जो गड़बड़ थी, जो अपने नॉर्मल प्रोसेस से हटके थी, मटेरियल डिपार्चर था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और क्लॉज 10 क्या था, क्लॉज 10 ये था कि अगर कोई फीस जो हमने ली है, उस फीस के अलावा और कोई, मान लो क्लाइंट की रकम जो हमें मिली थी कोई फॉर्म भरने के लिए, रिटर्न भरने के लिए और के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्लॉज 10, उस फीस को तो हम चाहे जैसे यूज करें, लेकिन जो क्लाइंट ने हमें कोई विशेष पर्पज के लिए जो रकम दी थी, फीस के अलावा कोई धन क्लाइंट का है, वो उस काम के लिए यूज करने की बजाय हमने और कोई मिस यूज कर लिया, या उसको अलग से बैंक अकाउंट में रखने की बजाय हमारे पैसे में मिक्स हो गया, उसको पैसे को, जैसे आपका कोई फॉर्म भरने के लिए, आपका सीएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने पैसे लिए और वो पैसे मेरे यूज हो गए, बाद में मैं आपको कहता हूं मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, तो वो आप क्या कहोगे कि सर हमारे पैसे आप तो रजिस्ट्रेशन के काम में लेने वाले थे, उन पैसे को क्या किया, मिस यूज कर दिया, तो वो गलत माना जाता है। हाँ, मेंबरशिप इनमें क्या, ये 10 केस में, ये सेकंड में जो आप शेड्यूल पढ़ रहे हो ना, ये सेकंड शेड्यूल, इसमें पहली बात तो मैटर डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट तो पहले जांच करती है, फिर मैटर चला जाता है कहाँ, कमेटी के पास। डिसिप्लिनरी कमेटी आपने शुरू में पढ़ी थी, उसके पास 3 तरीके के पावर है, या तो वो रिमांड कर देता है, छोटा मोटा उसको लगता है, ये लगता है कि भाई अगले ने जानबूझ के नहीं किया, भूल से हो गई कोई गलती, तो वो रिप्रीमांड ही करेगा, वार्निंग देके छोड़ देगा। अगर हम बार बार गलती कर रहे हैं, जनरली पहली बार में तो वार्निंग दे देते हैं, और पहली बार में अगर बड़ा केस है तो पेनल्टी लगा सकते हैं, जैसे 5 लाख रुपए तक की, 5 लाख रुपए तक की में पेनल्टी में वो पूरी नहीं लगाती, किसी पे लाख की लगाती, 50,000 की लगाती, 2 लाख की लगाती। और अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो फिर वो मेंबरशिप क्या करते हैं, उसकी छीन सकते हैं, हमेशा के लिए भी छीन सकते हैं या कम पीरियड के लिए भी छीन सकते हैं। हालांकि इसे जनरली अपने नॉर्मली केस में इनमें नहीं करते, कोई भी सीएस इंस्टीट्यूट एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मेंबर जो वो उसके लिए भी उतने ही उसको अच्छे लगते हैं, आप लोग जैसे स्टूडेंट की तरह ही हो गए। अब आप लोगों को मैं कोई जानबूझ के पनिशमेंट थोड़ी देना चाहूंगा, आप बहुत ही ज्यादा शैतानी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। मतलब कोई बहुत ही रेयर केस में होता है कि किसी सीएस का या सीए का ऐसे डिग्री चला जाए, बहुत ही रेयर केस में वो पनिशमेंट जनरली नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, जानबूझ के अपने पुलिस केस वगैरह बन जाते हैं ना, मान लो कोई सीए ने फ्रॉड करता हुआ सीए को पकड़ा, किसी ने कोई सीएस को पकड़ा है फ्रॉड करते हुए, कई बार कोई जीएसटी का मामला पकड़ा गया, कई बार और कोई कंपनी में शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करने का, इनसाइडर ट्रेडिंग का, उनमें तो बदमाशी बड़ी होती है। मतलब दूसरे अपने कानून में हम पकड़ेंगे उसमें अपने को जेल वगैरह होनी है,
जेल वगैरह होनी है तो ऐसी दशा में सीएस इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट के पास भी कोई चारा नहीं रहता कि भाई जेल में बैठे हुए व्यक्ति की तो डिग्री छीननी पड़ेगी ना उसको, तो वो ऐसे आदमी के आपने डिग्री भी वो ले लेते हैं। लेकिन ये रेयर केस में, मतलब हम लोग क्योंकि हम तो सीएस बिरादरी में रहते हैं तो ऐसा सुनते नहीं है कि केस कभी होता है लेकिन कम होती है। जैसे तो साल में 10-5 जनों की जाती है मेंबरशिप, 10-5-20 एक्शन तो होती है सैकड़ों पे, लेकिन मेंबरशिप जाने के केस साल में कितने होते हैं? 5-10 ही होते हैं, लेकिन वो होते हैं और वो अपनी गलती से ही। वो तो हर प्रोफेशन में होता है ये डेंजर। एक डॉक्टर भी अगर गलत ट्रीटमेंट कर देगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगी, कोई बात अपने पे। और कोई डाउट हो तो बोलो। आज आ जाएगी फिर शेड्यूल का पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, हेडिंग डाल लो, पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, पीछे हेडिंग लिख लो इसका, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट in relation to the member, professional misconduct in relation to the members of the institute, in relation to the members of the institute generally, in relation to the members of institute generally। ये देखो पहली वाली जो आई थी वो तो पीसीएस के लिए आया था, पार्ट 1 आपको जानो तो कल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो 10 पॉइंट पढ़े थे वो पहले वाली पीसीएस के लिए आए थे। अब जो 4 क्लोज आएंगे इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर, पार्ट शेड्यूल 1 का पार्ट 2 आया था उसमें 2 ही क्लोज आए थे याद हो, पार्ट 3 में 3 क्लोज आए थे, इसमें क्या आ रहा है पार्ट 2 के अंदर 4 क्लोज आ रहे हैं। तो लिखो नीचे पहला क्लोज, क्लोज फर्स्ट, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये जो पार्ट 2 पढ़ रहे हो आप जनरल वाला आ रहा है, जनरल का मीन पीसीएस पे भी लागू होगा और मेंबर पे भी। तो लिखिए ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravene any of the provision, if he contravene any of the provision, if he contravene any of the provision of this act, if he contravene any of the provision of this act or the regulation, made thereunder, or any guideline issued by the council, क्लॉज फर्स्ट है क्या कर रहा है, सीएस ऑफ ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, हमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा अगर हम कॉन्ट्रावेन करें, तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, इस एक्ट को, सीएस एक्ट जो बना हुआ है इसके कोई नियम तोड़ते हैं, इसके तहत काफी रेगुलेशंस बनी हुई है उनको तोड़ते हैं, गाइडलाइन जो काउंसिल की जारी की हुई है तरह तरह की उनको तोड़ते हैं। देखो बहुत सारी तरीके की गाइडलाइन जारी की हुई है, हमें हमारी फर्म का नाम क्या रखना है उसको लेके गाइडलाइन है, वेबसाइट में क्या सूचनाएं दिखानी है उसको लेके गाइडलाइन है, पीडीपी एक प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करने को लेके, सीएस ये में तीनों के लिए सेम चीजें, हमें पीडीपी अटेंड करने होते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीन सीएस बन गए उसके बाद में भी साल के लिए कंपलसरी होते हैं हमारे लिए कि भी 40 घंटे प्रोग्राम अटेंड करने होते हैं। 40 घंटे मतलब कोई 2 घंटे का, कोई 4 घंटे का सेमिनार मान लो, अलग अलग सेमिनार प्रोग्राम होते हैं जिनमें सीएस में जुड़े हुए नई नई चीजें हमें बताते हैं, तो वो हमें अटेंड करने होते हैं।
क्यों? क्योंकि हम अपडेट रहे, नई चीजों के बारे में हमें नॉलेज मिलता रहे। तो वो पीडीपी की गाइडलाइन बोलते हैं उनको, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ड्रेस कोड बना हुआ है कि हमें सीएस बनने के बाद क्या ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड में एटिकेट्स कोड आते हैं सारे, किसी अपने कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने जाए तो किस तरीके से बातचीत करें, कैसे मिलें, क्लाइंट से कैसे बातचीत करें, हमारे ड्रेसिंग सेंस भी उसके अंदर आ गए, खाने पीने के सेंस भी आ गए। ये सारी चीजें आप लोग फाइनल के अंदर एक पूरी बुक आएगी, उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरीके से अपना बिहेव होना चाहिए सीएस बनने के बाद। तो वो सारी चीजें, और भी हमें कई रजिस्टर बनाने होते हैं, उनको कैसे रखना है, कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो उसमें क्या चीज दिखा सकते हैं क्या नहीं, और अपना लोगो कहाँ लगा सकते हैं कहाँ नहीं। सीएस का लोगो होता है बाकायदा, आपको पता होगा। तो सीएस का लोगो कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, वो सब। तो सारी चीजों को लेके गाइडलाइन बनी हुई है, ये एक्ट बना हुआ है। इनको अगर हम तोड़ेंगे तो ये कौन से पार्ट के दोषी बन जाएंगे? इसके पार्ट 1, पार्ट 2 का क्लोज 1। तो सीएस बनने के बाद में जो इस एक्ट की रेगुलेशंस की और कोई गाइडलाइन आई सीएसआई की, उनको अगर तोड़ेंगे तो ये लगता है क्लोज 1। क्लोज 2 में आ जाइए। क्लोज 2, a member of the institute whether in practice or not, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct. Member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee, if he being an employee, being B-E-I-N-G, being an employee, if he being an employee of any company, if he being an employee of any company, firm or person, disclose confidential information, acquired in the course of its employment, except required by any law, or permitted by employer, except required by law or permitted by employer, except required by any law or permitted by employer. ये आपको ये बात बोल रहा है सेकंड क्लॉज कि एक सीएस को दोषी माना जाता है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे मेंबरशिप में हो, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he being an employee of any company. अगर वो पहले कोई कंपनी में काम कर रहा था, फर्म में काम कर रहा था या कोई पर्सन के पास काम कर रहा था, डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई गोपनीय सूचना अगर वो डिस्क्लोज करता है जो उसको अक्वायर्ड हुई थी, हासिल हुई थी इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जॉब करने के दौरान उसको कोई कंपनी की अंदर की बातें पता है, वो अगर डिस्क्लोज करता है, एक्सेप्ट सिवाय कौन सी दशा वो छोड़ के, रिक्वायर्ड बाय लॉ, कहीं कानूनन उसको बतानी पड़ जाए, कोई बात कोर्ट में गवाह बनना पड़े तो बात अलग है, या परमिटेड बाय एम्प्लॉयर, उसके मालिक ने परमिशन दे रखी हो तो बात अलग है। वरना अगर आपने कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं लीक कर दी तो आप इस शेड्यूल के अंदर दोषी बनते हो। कल भी आया था उसमें लीक करने को लेकर के, एक में आपको ध्यान हो तो क्लॉज 1 आया था ना, पार्ट 1 में, वो पीसीएस के लिए आया था सिर्फ, क्या पीसीएस रहते हुए कोई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे को बता देती, यहाँ पीसीएस नहीं, आप जॉब करते हुए कोई कंपनी की आपको सूचना पता चली और वो दूसरे को आप बता देते, तो वो गलत है।
तो ये अगर कोई एम्प्लॉय आप दूसरी व्यक्ति को सूचना बताते हो एम्प्लॉय के तौर पे जो प्राप्त हुई थी, तो इसमें क्लॉज 2 में दोषी। क्लॉज 3 लिखो। ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट whether in practice or not, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty, shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he include any information, if he include any information, statement, if he include in any information कर लेना, if he include in any information, if he include in any information, statement, written or form to be submitted क्या हुआ? इन एनी इंफॉर्मेशन क्या, ये क्या है? इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, रिटर्न और फॉर्म टू बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट, to be submitted to the institute, any particulars knowing them to be false, knowing them KNOW, knowing them to be false। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई रिटर्न या कोई फॉर्म जो इंस्टीट्यूट को जमा करा रहे हो, उसमें आपने कोई ऐसी सूचना इंक्लूड करी है जो आपको पता है क्या है वो सूचना फॉल्स है, गलत सूचना आप जमा करा रहे हो। ऐसा आपके पहले भी आया था, एक शेड्यूल फर्स्ट के अंदर पार्ट 3 में आया था शायद, कि अगर कोई सूचना हम जो जमा करा रहे हैं इंस्टीट्यूट को, वो सूचना वहां तो आया था, जमा ही नहीं कराई, और यहाँ पे क्या आ रहा है जो जमा करा रहे हो वो सूचना क्या है, फॉल्स है। क्लॉज 4, Clause 4, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he embezzle, embezzle वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने? गबन करना, घोटाला करना। embezzle और deflect, embezzle और deflect, DEFALCATE, if it deflect or embezzle या embezzle or deflect money received in its professional capacity, embezzle or deflect money received in professional capacity। देखो ये आ रहा है कि अगर कोई सीएस उसने एम्बेजल किया है, एम्बेजल का मीन गबन घोटाला कर दिया, कोई डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्ट करने का मतलब भी यही होता है कि कोई जानबूझ के कोई फ्रॉड किया है, किसका? पैसे का, जो मनी उसको प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिला था उसका कोई फ्रॉड किया है, तो वो कौन से क्लॉज का दोषी हो जाएगा? क्लॉज 4 का। वहां पे भी आया था, आपने एक पार्ट क्लॉज 10 पढ़ा था लास्ट में, उसमें आया था कि आप अपना पैसे का और जो कोई क्लाइंट से पैसा मिला उसका हिसाब नहीं रख पाते हो,
तो वहां पे भी दोषी माना गया था। यहाँ आया एम्बेजल वर्ड, गबन घोटाला किया। अब आ रहा है पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल का। ये 4 क्लॉज पूरे हो गए, अब पार्ट 3 डाल लो लास्ट। पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल। देखो ये आता है अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट, हाँ, अदर मिसकंडक्ट अप्लीकेबल टू मेंबर्स जनरली। अदर मिसकंडक्ट applicable to members generally। आपको एक उसमें भी आया था अदर मिसकंडक्ट का, पहले पार्ट में शेड्यूल फर्स्ट में भी याद है क्या? उसमें 2 क्लोज आए थे शायद। 6 महीने से कम की अगर जेल हुई हो तो, और दूसरा क्या था? हाँ, आपने अपने प्रोफेशन को डिसरेप्यूट किया हो। यहाँ पे भी वैसा सा आएगा। अदर मिसकंडक्ट में एक ही क्लोज है, लिखिए। हाँ, if a member of institute whether in practice or not, a member of the institute whether in practice or not shall be deemed to be guilty of other misconduct if he is held guilty by any civil or criminal court for an offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, ये देखो लास्ट क्लॉज क्या आ रहा है कि एक मेंबर जो इंस्टीट्यूट का, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, उसको प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट का दोषी मानेंगे अगर वो कोई सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिल्टी पाया जाता है। इफ इज फाउंड गिल्टी, अगर वो दोषी पाया गया है कोई सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में, फॉर एन ऑफेंस, कौन से अपराध का, विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा की सजा वाले अपराध में अगर आप दोषी पाए गए। 6 महीने से कम की सजा वाले मैटर में दोषी पाए जाते हैं तो वो शेड्यूल फर्स्ट में आ गया था। 6 महीने से ज्यादा की सजा आपको हो रही है तो वो किस में आ गए? शेड्यूल 2 और पार्ट 3 के क्लॉज 1। फिर नीचे इसकी एक नोट बनाओ। This clause will be attracted only after final appeal, as it may be is disposed of and the member is held guilty, ये
लास्ट वाले में क्या करा है कि ये आपने जो अभी बताया ना 6 महीने से ज्यादा की किसी को सजा हो गई तो हम लोग उसका ये सेकंड शेड्यूल में डाल देंगे। तो ये करा है ये तभी अट्रैक्ट होगा सेकंड शेड्यूल का क्लोज पार्ट 3 का, जब फाइनल अपील अगर हमने कोई की है और वो भी डिस्पोज हो जाए, मतलब उसमें भी लास्ट में दोषी पाए जाए, वो मेंबर गिल्टी मिले। मतलब जैसे मेरे को सजा हो गई कोई मामले में 12 महीने की, तो आपको ये सर आपकी तो सीएस की डिग्री गई, ऐसा नहीं है। मैं उस मामले में अपील कर सकता हूं ऊपर नीचे वाली कोर्ट के खिलाफ, हो सकता है करूं या नहीं करूं वो मेरी इच्छा है, लेकिन अगर अपील करूं और फिर उस अपील में भी हार गया, मतलब मेरे को सजा मिलनी है, तो ऐसी दशा में ये करा फाइनल अपील का डिस्पोजल होने के बाद मेरा ये क्लोज अट्रैक्ट होगा, मीन अपील करने का मौका मिलेगा। अपील करूंगा तब तक मेरे को कोई इसके अंदर ये क्लोज की कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। अपील में भी अगर मैं हार गया तो फिर ये पेनल्टी और ये क्लोज लगेगा। कोर्ट में हारते हैं तो कोर्ट में अपील करने का प्रोविजन होता है, अपील में भी अगर हम हार गए तो ये पेनल्टी और क्लोज लगेगा। तो देखो ये शेड्यूल पूरी हो गई, आपका बेच ही पहला बेच है जो लास्ट तक पेशेंस से सुना और लिखा और पढ़ा सारी चीजें, तो बहुत बहुत बधाई हो। इस चैप्टर में आपने याद है क्या पहले पार्ट पहला शेड्यूल कितने क्लोज आए थे? 11। दूसरे पार्ट में 2, तीसरे पार्ट में 3, चौथे पार्ट में 2, और क्लोज टू शेड्यूल 2 में पार्ट 1 में 10, पार्ट 2 में 4 और पार्ट 3 में 1। टोटल कितने क्लोज हो गए? बहुत सारे हो गए। हाँ, तो अब देखो इनके अंदर आप लोगों को जो क्लोज आए इन सब को लेकर के अब आपको मेन मोटा मोटी ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने आपको सारे लिखवाए इस बार, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट छांट के लिखवाने में गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि फिर क्रम भी नहीं रहता और बीच में छोड़ना लिखना वो चीज सही नहीं रहती। इससे अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट है उसको वैसे इंपॉर्टेंट लगा देंगे। तो याद सारे करने आप लोगों को, अब इनमें सारे लिखवा दिए। अब आप लोग इनमें से कोई सा भी क्लोज आए तो वो पहली बात तो आता है इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अब सारे एक बार रीडिंग लगा दें। पहले शेड्यूल में आपको पहला पार्ट में याद हो तो जैसे क्लोज नंबर मैंने इंपॉर्टेंट जो लगवाए थे आप लोगों को पता होगा, उसमें जैसे एक तो एडवर्टाइजमेंट वाला क्लोज था इंपॉर्टेंट, क्लोज 7 था इंपॉर्टेंट, फोर्थ था क्या पार्टनरशिप के साथ कर सकते हैं वो भी था। हाँ, एट भी था पीछे वाले इसमें भी कुछ एग्जांपल्स इसमें क्या है देखो, अब मैंने केस स्टडी के आपको जो मैं बोल रहा था वो बुक भी फाइनल स्टेज में है, उसमें पूरी बुक के ही आपको मैंने बताया पिछले 10-12 पेपर्स के सारे मैंने जो भी केस हो सकते हैं ओल्ड न्यू सारे सिलेबस के मेहनत करके वो सारे डाले एक जगह। वो बुक का बहुत ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी टीचर ऐसा बुक नहीं बना रहा, सिक्कर की बात नहीं है और इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पुराने पेपर देखने होते हैं तो सब टीचर ये कहते हैं कि पुराने स्कैनर को खरीदो, जैसे ये स्कैनर आता है एप्लीकेशन में, तो स्कैनर में, लेकिन स्कैनर में काफी समस्याएं रहती है, सारे केस नहीं होते उसमें, आधे ही केस होते हैं, और दूसरी बात केस का आंसर भी वो अपने हिसाब से देता है। मैंने जो केस के आंसर उसमें दिए वो आईसीएसआई की गाइडलाइन के अनुसार है, मतलब आईसीएसआई ने पेपर बनाने के बाद आईसीएसआई एग्जाम होने के बाद उनके आंसर भी डालता है सैंपल की कि भाई आपके ये आंसर होने चाहिए थे, तो वो आंसर ही मैंने डाल रखे हैं उसमें। तो उनसे क्या अपने को आइडिया लग जाता है कि इसमें आईसीएसआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कई बार हम आंसर कुछ और सोच रहे होते हैं, आईसीएसआई का आंसर कुछ और होता है। तो वो बुक आपको अभी इस लास्ट वीक तक एंड तक ईयर एंड तक आप लोगों को सबको आ जाएगी। वो बुक की तरह ही बना दी, 150-200 पेज हो गए उसमें, तो 170 पेज है उसमें, लेकिन सारे चैप्टर के केस आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी लॉ में आना ही क्या है, केस ही आने। तो केस की आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर उस बुक को आप निकालते जाओगे साथ साथ में, और मैं बताता भी जाऊंगा, दोनों ही बात है। नोट्स भी आप लोगों के बी पार्ट के सारे बन गए, सी पार्ट के आपके बन गए, बी पार्ट में एक चैप्टर बाकी आपको आएंगे बता दो जनरल मीटिंग का, लेकिन उसके नोट्स लिखने नहीं पड़ेंगे, उसके बने हुए ऑलरेडी। ए पार्ट में सारे चैप्टर के नोट्स हैं, तो अब आप वापस अब रिवीजन में पढ़ोगे ना यही कंप्लीट हो, तो आपकी बहुत अच्छे से जल्दी में होगी, क्योंकि एक लिखने में टाइम जो लगता है ना वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा पूरा ही। ऐसा ही अब ज्यूरी सेटअप में भी बचेगा कि ज्यूरी सेटअप के अपने नोट्स हैं तो उनमें टाइम बच जाएगा। लेकिन टैक्स तो अपने ये तो पूरे 12 महीने चलने वाली बुक है, तो टैक्स खत्म हो जाएगी तो क्या चालू हो जाएगी, जीएसटी खत्म होगी, वापस टैक्स, तो ये तो पूरे 12 महीने ही चलता रहता है। आप लोग अब इसका चैप्टर का ध्यान रखना, इस चैप्टर का टेस्ट होगा आपका न्यू ईयर के पहले। हाँ, इस चैप्टर का टेस्ट आप लोग डेट सोच सकते हो, जो भी आप लोगों को डेट। इसके में क्या एक बार आपको बुक नहीं देके मैं क्या करूंगा, एक बार उसका, क्योंकि पूरी बुक अभी वो एडिटिंग में चल रही है, इस चैप्टर के केस जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के आप केस उसके अंदर कौन कौन से आए हुए वो आपको पता चल जाएगी सारे।
ठीक है ना। तो उन केस को मैं आपको कल समझाऊंगा भी, और व्हाट्सएप भी आप लोगों को आज कर दूंगा या कल कर दूंगा। तो वो केस देखने के पहले आप लोगों को ये पहले शेड्यूल सारी पढ़ के आनी है। इसमें अभी एक एक सी पार्ट में अभी 2 छोटे छोटे टॉपिक और है, मतलब ये बड़ा चैप्टर था कंपनी सेक्रेटरी का। तो इनके अलावा इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें वो भी शामिल है शुरू में जो आता है ना सेक्रेटरियल ऑडिट की सेक्शन आपने पढ़ी थी 204, याद करने को भी बोलता हूँ ना आपको। तो उसको लेकर के भी सवाल प्रैक्टिकल आते हैं कि इस कंपनी को करानी पड़ेगी क्या सेक्रेटरियल ऑडिट, ये वो, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखने। इसके अलावा सीएस की अपॉइंटमेंट को लेकर के भी आया होगा, कौन सी कंपनी में जरूरी है शुरू में, कौन सी में जरूरी नहीं है, तो वो भी आप लोगों के सवाल आया हुआ है। इन कोई भी चीज जो पूछी जा सकती है जो लिखवाते हैं, ध्यान रखा। और कुछ चीजें कोई एक्स्ट्रा भी आएगी तो वो नोट्स में आपको जो देगा केस स्टडी, उसमें आंसर उनका मिल जाएगा। इसके आगे जो आएंगे, मेगा फर्म नाम से एक टॉपिक आएगा, मेगा फर्म बड़ी फर्मों का सीएस जॉब करनी चाहिए सीएस को या प्रैक्टिस में जाना चाहिए, उनके बीच में आपको ऑप्शन बताएगा। सारी चीजें आप लोगों को, तो अगला भला इंसान बनाना चाहता है आईसीएसआई, अब आप लोग कैसे बनते हो वो आप पे। ये टेस्ट आपको करीबन 4 दिन का टाइम मान लेता हूँ मैं, आज मंगलवार हुआ ना, तो मंडे को टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो मंडे तक इसको तैयारी कर लेना, और वो आदतें छोड़ दो कि सर टेस्ट होगा उस दिन तो हम आएंगे ही नहीं, है ना। ये चीजें आप लोगों के लिए, खुद के लिए नुकसानदायक है। सी पार्ट को अभी तैयार कर लोगे, 10 नंबर का आपके पार्ट तैयार हो गया। अभी तक किसी भी बैच में ढंग से इतना कोई तैयार नहीं किया जितना आप लोगों ने तैयार किया है। मेन आप लोगों को याद करवाया मैंने, और बैच में किसी को याद करने को नहीं देता था। और अभी भी मैं कल सुनूंगा आपकी, मैं सोच लगा टेस्ट के लिए तैयार करना है। कल मैं क्लोज इन में सारे आप लोगों को पार्ट 1 2 सारी शेड्यूल, फर्स्ट भी सेकंड सारी याद करनी है। हाँ, मैं अपने आप ही सेकंड शेड्यूल में जो काम का लगेगा वो पूछूंगा, बिना काम का होगा मैं खुद ही नहीं पूछूंगा ना। वो अब मेरे से ये चीजें मत पूछो कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन सा वो चीज, लेकिन पूछ सकता हूँ। क्या बोल रहे हो, क्लोज ही करना है क्या टेस्ट के लिए? टेस्ट में देखो क्लोज ही आएंगे, क्लोज के अलावा 204 सेक्शन वो भी आ सकती है सीएस की प्रैक्टिस वाली। हाँ, उसमें वो भी है, सीएस अपॉइंट किन कंपनी में करना होता है। और उसके अलावा शुरू में 3 डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के वो पार्ट थे, वो आ सकते हैं। एक फेलो सीएस होता है वो एसीएस, वो अभी 2 टॉपिक और आएंगे, अभी उनको भी एक्सक्लूड मत करो। मेगा फर्म आएगा, वो एक ही टॉपिक है, इसके 2 पार्ट आएंगे, तो वो भी 1-2 दिन चलेगा, लेकिन वो एकदम इजी पोर्शन है, उसमें कोई क्लोज वगैरह कुछ नहीं है, तो वो भी आ सकता है। फिर ये सी पार्ट पूरे का टेस्ट लूंगा मैं, 10 नंबर का एग्जाम में तो 10 का आना है। मैं टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा, आपके बाद स्पीड टेस्ट भी होगा आपका साथ ही साथ। हाँ, मीन 10 क्वेश्चन करने होंगे आपको 2 घंटे में, 10 या हो सकता है उसमें 15 उस पेपर में, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो कि करने ही करने। और बात ये भी ध्यान रखनी है, आपको क्लोज अच्छे से पहचानना आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज इस चैप्टर में जो रहेगी ना, वो क्या, कि आपको उस केस के अंदर कौन सा क्लोज लग रहा है वो आपको पता हो, फिर काम आपका आसान हो जाएगा। क्लोज उसके आगे आप चाहे थ्योरी थोड़ी बना के लिख दोगे ना क्लोज की, वैसे तो पहली लाइन तो सबको आती होती है, पीसीएस एलबीडी टू बी कनेक्ट, वो डिस्कनेक्ट वाली तो जोड़ना ही है फिर आप। ठीक है, फिर